जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? कई लोगों के लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है स्टॉक मार्केट। और ये सच है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के कई फायदे हैं, जैसे कि इन इन्वेस्टमेंट से लोगों को उन कंपनीज में कुछ हिस्सेदारी मिल जाती है जिन पे वो भरोसा करते हैं, और फिर उनकी सफलता और प्रॉफिट का फायदा तो होता ही है। इतने फायदे होने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट में कई उलझने भी हैं। इनमें सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब पेटीएम, गेमस्टॉप, एएमसी एंटरटेनमेंट, मैककॉर्मिक जैसी कंपनियां अपने स्टॉक्स की कीमतें बढ़ा चढ़ा कर मांगती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये कंपनियां अपने स्टॉक्स को ओवर वैल्यू क्यों करती हैं? इसके पीछे क्या खेल है और क्या इसका कोई समाधान है? जी हाँ, बिल्कुल है, और वो समाधान है टोकेनाइजेशन। टोकेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी रियल दुनिया के एसेट को या किसी कलाकृति को ब्लॉकचेन नेटवर्क पर डिजिटाइज किया जा सकता है। यूं देखें तो टोकेनाइजेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफी समय से चल रहा था, लेकिन 2017 में overstock.com के बिटकॉइन को पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करते ही इसमें रफ्तार आ गई। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और नेटफ्लिक्स जैसे टोकेनाइज्ड स्टॉक्स भी बिनेंस और बिटपांडा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खरीदे बेचे जाने लगे। टोकेनाइजेशन होने से इन्वेस्टमेंट्स बड़े आसान, इफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट की अपनी परेशानियां हैं, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ओवर वैल्यू और लिक्विडिटी। ये सब किसी भी तरह के खरीदने बेचने को मुश्किल बना देते हैं। फॉर्चुनेटली टोकेनाइजेशन से इस तरह की कई परेशानियों से निपटा जा सकता है। चलिए एक YouTube चैनल कंपनी जी का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि अपने कंटेंट और अपने रीच को बढ़ाना चाहती है। तो वो अपनी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा देकर कुछ फंड्स इकट्ठा करने की सोचते हैं। फंड्स इकट्ठा करने की पहली कोशिश में उन्होंने अपने 5% स्टॉक्स को स्ट्रीम होल्डिंग्स को दे दिया और $1 मिलियन इकट्ठे किए। इससे कंपनी जी की वैल्यूएशन $20 मिलियन हो गई। जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, उन्होंने और फंड्स इकट्ठा करने की दूसरी कोशिश में $2 मिलियन इकट्ठा करने के लिए 5% स्टॉक्स और लिक्विडेट करने का डिसीजन लिया। इस बार ट्यूब इन्वेस्टमेंट नाम की एक कंपनी ने सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया और कंपनी जी की वैल्यूएशन $40 मिलियन कर दी। हालांकि पहली कोशिश के दौरान इन्वेस्टर्स को पेपर्स पर तो डबल प्रॉफिट हुआ, पर वो अपने शेयर्स बेच नहीं सकते थे और मोटा फायदा अभी नहीं उठा सकते थे। तो उन्हें किसी बड़े मौके का इंतजार करना होता है, जैसे कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी कि आईपीओ। आपने देखा ही होगा कि कैसे पेटीएम और जोमेटो के आईपीओ क्रैश हो गए थे। तो जाहिर है आईपीओ से पहले ही कंपनी जी पूरी कोशिश करेगी कि उनके शेयर्स के दाम आईपीओ के बाद क्रैश न हो। इसके लिए आईपीओ से पहले ही कंपनी जी अपने कुछ शेयर्स बल्क डिस्काउंट पर अपने मिलियनेयर दोस्त बॉब और एलिस को बेच देगी। इसके बाद कंपनी जी 10% शेयर्स आईपीओ के रूप में पब्लिक को देना तय करेगी, जिसमें 2% शेयर्स ओरिजिनल इन्वेस्टर्स के भी शामिल होंगे। कंपनी जी के सक्सेसफुल आईपीओ और कैपिटल बढ़ने से इन्वेस्टर्स को तो प्रॉफिट होना ही है। ओरिजिनल इन्वेस्टर्स, स्ट्रीम होल्डिंग्स और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स को तो $4 मिलियन का प्रॉफिट हुआ ही। साथ ही साथ डिस्काउंटेड रेट्स पर स्टॉक लेने की वजह से बॉब और एलिस को भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। इन सब के बीच कंपनी जी के फाउंडर्स ने भी मोटा प्रॉफिट कमाया। अब मार्केट की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए कंपनी जी को वो रिजल्ट्स देने होंगे जो कि उनके ओवर वैल्यूड प्राइसेस पर पॉसिबल ही नहीं है। और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती, स्टॉक प्राइसेस तेजी से नीचे गिरते हैं और उन सभी इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता है जिन्होंने ऊंचे दामों पर स्टॉक्स लिए। तो हमारे जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स अपने को कैसे बचा सकते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन है? और तब टोकेनाइजेशन का सहारा काम आता है। पर कैसे और कैसे टोकेनाइजेशन के जरिए इन परेशानियों से निपटा जा सकता है? टोकेनाइजेशन कई इन्वेस्टर्स को किसी एक ही एसेट के कई छोटे बड़े हिस्सों का अधिकारी बनाने की सुविधा देता है, जिससे उनको पाना आसान हो जाता है। हार्बर रियल्टी और जॉन हार्ट जैसी कंपनियों ने रियल एस्टेट की फ्रैक्शनल ओनरशिप को भी पॉसिबल बना दिया। एग्जाम्पल के तौर पर $100,000 की एक रेयर डिजिटल आर्टवर्क को लेते हैं। ये आर्टवर्क 1000 डिजिटल टोकन्स में बांटी जा सकती है और हर अकेला टोकन
0.1% की ओनरशिप को दर्शाता है। अब इन्वेस्टर्स अपने बजट के हिसाब से जितने चाहे टोकन्स खरीद सकते हैं। मास्टरवर्क्स ने बैंक्सीज लाफ नाउ जैसी फेमस पेंटिंग को टोकनाइज कर इस कॉन्सेप्ट को मजबूती दे दी। टोकनाइजेशन ने कुछ हिस्सों की ओनरशिप दिलाने के साथ साथ बिचौलियों को हटाकर कई खर्चे बचाए और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी भी दिलाई। हर एक टोकन यूनिक होता है और उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। इससे फ्रॉड का खतरा भी कम हो जाता है और उसके ओनर का साफ साफ पता चलता है। ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट से अलग आपको कोई टोकन ओवरवैल्यूड नहीं मिलेगा और सभी के लिए उनके प्राइसेस एक जैसे होंगे। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो साइड्स होते हैं, उसी तरह टोकनाइजेशन की भी अपनी चुनौतियां हैं और अपनी परेशानियां भी। टोकनाइजेशन की सबसे बड़ी परेशानी है रेगुलेशंस, क्योंकि रूल्स क्लियर ना होने की वजह से फ्रॉड का हर समय खतरा बना रहता है। पॉलीमैथ, हार्बर और T0 जैसे प्लेटफॉर्म्स इन चुनौतियों को सुलझाने में लगे हैं। वो KYC, AML, एडवांस्ड सिक्योरिटी मेजर्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे डिजिटल एसेट्स को सुरक्षा मिले और फ्रॉड से बचा जा सके। ये सारे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि किस तरह पुराने फाइनेंशियल तौर तरीकों की जगह अब नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। सो क्या लगता है, टोकनाइजेशन का भविष्य क्या होगा? ये तो तय है कि टोकनाइजेशन ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट को चुनौती दे सकता है, क्योंकि 2030 तक टोकनाइज्ड एसेट्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.5 ट्रिलियन तक पहुंचने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बिचौलियों पर भरोसा करने के बजाय अपने एसेट्स को खरीदने बेचने के लिए ये ज्यादा इफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। चुनौतियों के बावजूद टोकनाइजेशन इन्वेस्टमेंट मार्केट को बदल कर रख देगा और इसे आसान और इंक्लूसिव बना देगा। सही रेगुलेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टोकनाइजेशन नए तरह के स्टॉक मार्केट को आकार देगा। इस डॉक्यूमेंट्री में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कॉइनपीडिया के इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।